Now let us discuss the friction. What is friction? तो कहता है कि when one body slides over the other body, there is opposing force act between the contact of body, that is called friction. अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर, मान ली प्लेन सरफेस है, इस पर ही बॉडी है, तो ये दोनों के बीच कांटेक्ट में एक रिलेटिव मोशन जो होता है उसको अपोज करता है, दैट इज ए फ्रिक्शन. समझिए. तो इस केस में होगा क्या कि मान ली वेट इसका एम इधर है, एम जी नीचे काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आर इधर लगा. अब इमोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इसको बोल दो एफ. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. याद रखिएगा. तो फ्रिक्शन भी होता है दो तरह का, तीन तरह का फ्रिक्शन होता है. एक होता है, देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये सब किताब में लिखा हुआ रहता है, आप पढ़िएगा, खाली समझ लीजिए. लिमिटिंग फ्रिक्शन. एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन भी. काइनेटिक का मतलब चल गया. अब रही सवाल कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया. हम बोल रहे फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन में माने इट अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कांटेक्ट ऑफ बॉडी. खत्म बात. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मोशन. समझिए. फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मोशन. अब हम बताएं स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि फ्रिक्शनल ऐसा होता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है. याद रखिएगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. इसको नॉर्मल रिएक्शन मान लो फ्रिक्शन है, तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, उसको कहते हैं म्यू. म्यू को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोई पूछेगा इसका यूनिट क्या होगा, तो म्यू इक्वल टू एफ बाई आर. तो एफ क्या है, फोर्स. आर क्या है, वो भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है. आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी. तो एफ बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ बराबर म्यू एम जी. तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. ये जब भी लगता है तो ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये हो गया फ्रिक्शन. अब रही सवाल ई म्यू क्या है, तो हम बता दिए इट इज रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. तो दोनों कट जाएगा तो यूनिट लेस होता है म्यू. और ये भी याद रखिएगा कि म्यू जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है. इसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है. माने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन 1 होगा. अब रही सवाल कि इसमें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू लिखते हैं, तो कोई लिख दे एफ इक्वल टू डायरेक्टली म्यू एस आर. कोई लिख दे एफ बराबर म्यू एल आर. एफ बराबर कोई लिख दे म्यू के आर. माने ई क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया, ई लिमिटिंग हो गया, आई काइनेटिक हो गया. तो समझने की चीज है. अब रही सवाल कि देखो ये समझ में आ गया, म्यू कोई भी कर सकता है. अगर मान ली कि इधर फोर्स लगा है पी, ये बॉडी मान ली मास है 10 के, मान ली फोर्स लगा है पी 10 के, और एम का भी मास 10 के है, मतलब 10 kg है. तो क्या होगा, 10 kg को 10 kg नहीं इसको डिस्प्लेस कर सकता है. तो कहता है कि जो रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द कांटेक्ट, इसके और इसके बीच जो कांटेक्ट होगा, मूवमेंट नहीं होगा. तो जब मूवमेंट नहीं होगा तो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी लिखाएगा. और जरा सा भी ज्यादा रहेगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा. जिस पर मूव करना शुरू कर दे
डेट इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा और मूव करते हुए फ्रीली चल जाएगा तो ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो समझ में आया कि फ्रिक्शन में एक चीज हो गया। अब रही सवाल कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखिए बताते हैं इसमें केस होता है। देखिए अभी देखिए ये बॉडी है, इसका वेट नीचे काम किया mg, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन R हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो कहता है कि देखिए कि द फोर्स एंगल क्या हुआ, तो द फोर्स बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो होगा, ये मान लो रिएक्शन जो होगा डेट इज ए लेमडा, लेमडा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि देखिए अगर इस पॉइंट पर दो फोर्स काम किया, पहला वेट mg इज बैलेंस बाई नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और इधर फोर्स मैंने बता दिए कि अगर मोशन इधर रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। तो ये दो देखिए अगर इस पॉइंट पर दो फोर्स काम किया, पहला वेट mg इज बैलेंस बाई नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और इधर फोर्स मैंने बता दिए कि अगर मोशन इधर रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। तो ये दोनों के बीच जो है रहेगा मैंने रेशियो, मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो रहेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो ए बाई आर बराबर हो जाएगा tan लेमडा। कैसे, तो देखिए ई इसके पैरेलल लिख दीजिए एफ, तो एफ हो गया, तो tan लेमडा बराबर क्या होता है पी, इसके लिए पी हो जाएगा। अब एच होता है, तो एच कौन होगा, ए वाला एच क्या होगा, नहीं बेस ना होगा, पी बाई बेस, तो बेस क्या होगा आर, पी बाई बी होता है, तो पी की जगह एफ आर, तो tan लेमडा हो गया। तो कोई पूछेगा कि देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan लेमडा बराबर ए बाई आर होता है। और हम पहले बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर थीटा भी होता है, कैलकुलस में आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया फोर्स ऑफ माने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब रहता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो देखिए अभी हम tan लेमडा बराबर बताएं ए बाई आर, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन याद रखिएगा, याद करने का है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ई क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब रही एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, तो देखिए ये कोई ब्लॉक है, ये एंगल इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, तो इसका वेट एकदम मास इधर काम करेगा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा जिधर एंगल रहता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगा r ऊपर, और ठीक इसके इस डायरेक्शन में क्या होगा mg sin थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, तो ऊपर लगेगा। तो याद रखिएगा ये चीज
ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई भी इंक्लाइन प्लेन रहेगा तो वेट mg नीचे काम करेगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो में हम वेक्टर में बताए हैं, जिधर एंगल रहेगा mg cos थीटा, इसके ठीक परपेंडिकुलर mg sin थीटा, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, ये चीज थीम है। अब रही सवाल कि इसमें हम पूछे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो एंगल ऑफ रिपोज का सिंबल दिया थीटा, तो कहिएगा कि इट इज एंगल एट विच the body just begin to slide on an inclined plane, that is angle of repose। क्या बोले, it is an angle at which body just begin to slide at inclined plane, that is angle of repose। काम खत्म हो गया एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद लिखिएगा r इक्वल टू क्या लिखिएगा, mg, r इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, r मतलब mg cos थीटा इज बैलेंस बाय r, और mg sin थीटा इज बैलेंस बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दोनों में डिवाइड दे दीजिए, तो f बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, tan थीटा। f बाई आर को हम क्या बोले थे, देखिए f बाई आर को हम बोले थे tan लेमडा, यहाँ लिख सकते हैं tan लेमडा बराबर tan थीटा, दोनों जगह से tan हटा दिए तो लेमडा बराबर थीटा, यानी एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। प्रूफ हो गया, ये भी हो गया, एक केस एंगल ऑफ रिपोज समझ गए, ये हो गया। अब देखिए हम आप इसमें बहुत सारा केस है, तो खाली केस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो बताएंगे तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें जानना चाहिए, और किताब में तो सब रहेगा। अब देखिए इसमें जो अगले चैप्टर जो हम बताएंगे उसमें सब प्रॉब्लम बहुत, अब 3-4 दिन प्रॉब्लम ही बताएंगे, अभी इसमें समझिए। और जैसे देखिए ऐसा है केस, ऐसा आ गया, ये ब्लॉक है, ये ऐसे लगा दिए, ये एंगल 30 डिग्री, पी कॉस थीटा, पी है फोर्स है, तो इस केस में कैसे स्टडी कीजिएगा, आप फट से एकदम दिमाग में बैठाइएगा, इसका वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऐसे लगा है ऊपर, तो इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P cos 30 डिग्री, हम बोले थे जिधर एंगल रहता है, ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या लिखिएगा, P sin 30 डिग्री। तो ऊपर दो फोर्स लग गया, कितना लग गया, P sin 30 प्लस R बैलेंस बाई mg। ठीक है, अभी ब्लॉक इधर आएगा, तो देखिए इधर आएगा तो आप बैलेंस बाई mg। ठीक है, अभी ब्लॉक इधर आएगा, तो देखिए इधर आएगा तो आप खुद बताइए कितना होगा। अगर ब्लॉक देखिए, अगर इक्विलिब्रियम के केस में है तो ई हुआ, एट इक्विलिब्रियम, माने इक्विलिब्रियम का मतलब देयर इज नो मूवमेंट, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिए, आप P sin 30 डिग्री प्लस R बैलेंस बाई mg, और यहाँ क्या लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इधर क्या लगा, P cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, P cos 30 डिग्री इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स लिखेंगे। अगर कह दिया कि ब्लॉक मूव कर रहा है तब क्या करिएगा, फट से अपने दिमाग लगा दीजिएगा कि P cos 30 डिग्री माइनस से मूव कर रहा है, इसका मतलब इधर बराबर m में, तो एक्सेलरेशन भी दिया हुआ रहना चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं। अगर बोलेगा तो हम इक्विलिब्रियम के केस में लिखा है इसलिए ये लिख दिए। अब ये हो गया,
अब F बराबर क्या होता है आप बताइए? F बराबर होता है म्यू आर। म्यू आर बराबर क्या होता है? mg। mg हो गया, इसमें बैठा दीजिए, इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। समझे? तो हिसाब बनाना बहुत जरूरी है। अभी इस केस में दूसरा और बताते हैं। देखिए इंक्लाइन प्लेन पर देखिए, अभी केस है, अभी इंक्लाइन प्लेन है, यूएट एनजी है, ई थीटा हम पहले बताए, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका mg, इसके इधर mg cos थीटा, इसके ठीक परपेंडिकुलर mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ये हो गया फिगर, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी बॉडी इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा? रिक्वायर्ड फोर्स कितना लगेगा इस पर भाई? तो निकालिए, कि कब नीचे आएगा? जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहेगा। यानी पहला केस हो गया कि mg sin थीटा बड़ा होगा एफ से, तब आएगा। तो आएगा नीचे, तो रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा? तो mg sin थीटा माइनस एफ होगा। रिक्वायर्ड फोर्स निकल गया, देखिए रिक्वायर्ड फोर्स निकल गया, mg sin थीटा में से एफ घट गया। अब एफ देखिए, mg sin थीटा, एफ बराबर क्या होता है? म्यू आर। mg sin थीटा म्यू, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर है mg cos थीटा, mg cos थीटा। mg कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा? sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये हो गया रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स हो गया। अब कहेगा एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? एम में, तो mg कर दीजिए sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू एम कैंसिल, तो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन निकल गया g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इस केस में हो गया डाउनवर्ड में जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू इतना होगा। अब रही सवाल कि इन अपवर्ड डायरेक्शन में, अब अपवर्ड डायरेक्शन में, इन अपवर्ड माने अभी इसको ले जा रहे हो ऊपर, तो ऊपर कैसे ले जाओगे? तो ऊपर ले जाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स जो लगेगा, याद रखिएगा, फिर रिक्वायर्ड फोर्स जो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin थीटा होगा। याद रखिएगा, माने ए भी फोर्स लगेगा, जुटेगा, और प्लस ए भी इंक्लाइन प्लेन पर। तो बराबर क्या होता है? म्यू mg म्यू आर। एफ बराबर क्या होता है? म्यू आर प्लस mg sin थीटा। म्यू आर बराबर क्या होता है? mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। mg कॉमन ले लो, तो हो जाएगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। ये क्या निकला? रिक्वायर्ड फोर्स। रिक्वायर्ड फोर्स, अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड फोर्स P है, अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर में बैठा देने काट देने का। तो इस केस में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, जो हम अगले क्लास में खाली प्रॉब्लम बताएंगे। समझे? तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए, किताब पढ़िए, तो आपको होगा। ये भी याद रखिएगा कि म्यूएस जो लेस देन म्यूएल, म्यूएल इज लेस देन म्यू के। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका वैल्यू हमेशा 0.1 0.2 माने लेस देन
1 रहेगा, वैल्यू जो होगा लेस देन 1 रहेगा। देखिएगा, तो ये सब स्टडी कीजिए। अगले क्लास में हम बिल्कुल प्रॉब्लम बताएंगे, हर चीज खाली प्रॉब्लम बताएंगे।